अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन खबर यह है कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के लिए दोनों ममालिक का सपोर्टिंग स्टाफ और सिक्योरिटी अमला पाकिस्तान पहुंच गया है। आज अल सुबह कतर की अल अदीद एयर बेस से 5 C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे नूर खान एयर बेस पहुंचे हैं, जहां अमेरिकी नायब सदर JD वैंस की सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन और उनके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए जो खुसूसी तौर पर गाड़ी तैयार की गई है, जो कि बम प्रूफ, बुलेट प्रूफ, मिसाइल प्रूफ, बल्कि एटम बम प्रूफ भी है, और वो जनाब इस्लामाबाद पहुंचा दी गई है। और इस हवाले से इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की नाज़मुल अमूर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात भी हुई है, जबकि पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम ने तस्दीक की है कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सरबराही में ईरानी वफ़द आज इस्लामाबाद पहुंच जाएगा और कल मुज़ाकरात होंगे। इस्लामाबाद में इस हवाले से सिक्योरिटी इंतज़ामात को नहायत सख्त कर दिया गया है। 2 दिन के लिए यानी जुमेरात और जुमा यानी आज और कल इस्लामाबाद में जनाब आम तातील कर दी गई है। वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह तमाम को बंद कर दिया गया है। फ़ौज और रेंजर्स ने जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। 111 ब्रिगेड को भी हसास मुकामात पर तैनात कर दिया गया है। अब सूरत हाल में एक जानिब मुज़ाकरात की तैयारी हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल इन मुज़ाकरात को मुतासर करने की जो साजिशें हैं वो मुसलसल जारी रखे हुए है। और इस बात को मद्देनज़र भी रखना चाहिए कि ये जो सीज़ फायर के ऊपर ईरान को आमादा किया गया था, तो उस पे ईरान को इस बात की गारंटी दी गई थी कि इसराइल लेबनान पर हमले नहीं करेगा। बाद में अमेरिका जो है वो इसराइल के दबाव पर लेबनान के हवाले से जो उसकी यकीन दहानी थी वो उससे पीछे हट गया और इसराइल जो है वो मुसलसल लेबनान पर हमले कर रहा है। इसकी एक मिसाल आपको जो है वो पेश कर रहा हूं कि इसराइल की तरफ से लेबनान पर जो कल हमले किए गए उनकी शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कल महज 10 मिनट के अंदर लेबनान में जो है वो 100 के करीब ये जो एरियल अटैक्स हैं, फ़िज़ाई हमले हैं, वो किए गए। इसराइल की तरफ से किए जाने वाले इन हमलों में 239 लेबनानी मारे गए और ईरान ने इस सूरत हाल को मुज़ाकरात के लिए तय पाने वाली यकीन दहानियों के मुनाफी करार दिया और करार दिया कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो ईरान मुज़ाकराती अमल से अलहदा होने पर मजबूर हो जाएगा। जबकि इसराइली वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ हमले जारी रखने का ऐलान किया, बल्कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को भी धमकी दी। और नेतन्याहू का ये कहना था कि ये जो सीज़ फायर है ये ईरान का अमेरिका के साथ हुआ है, इसराइल के साथ ईरान का कोई सीज़ फायर नहीं है और इसराइल ईरान पर हमले करने की हिम्मत और ताकत रखता है और इसका इस्तेमाल भी कर रहा है और इसका इस्तेमाल भी करता रहेगा। इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ से कल एक तकरीब से खिताब किया गया और इसराइली वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए वाज़ेह तौर पर ईरान को धमकी दी थी कि ईरान को किसी भी सूरत, किसी भी हाल में इसराइल के लिए मुस्तकिल ख़तरा जो है वो उसको बरकरार रहने नहीं दिया जाएगा। मुज़ाकरात या डील जो कि अमेरिका कर रहा है उसका वाहिद मकसद भी इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ है और अगर इन मुज़ाकरात से ये एजेंडा कामयाब नहीं होता, यानी इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ ईरान के एटमी प्रोग्राम या ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तल्फ़ करने से नहीं हासिल होता, तो फिर ऐसी सूरत में इसराइल दोबारा ईरान के ऊपर हमला करेगा और ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रखी जाएंगी जब तक ईरान का ख़तरा इसराइल से टल नहीं जाता। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ये अल्फाज हैं कि अगर ईरान ये कहता है कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है तो ईरान को भी इस बात को याद रखना चाहिए कि इसराइल की उंगली भी ट्रिगर पर है। अब ये वो बैकग्राउंड है जनाब जिसके अंदर ये जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं। तो ऐसे बैकग्राउंड के अंदर, इस माहौल के अंदर इन मुज़ाकरात से क्या नताइज अख़ज़ किए जा सकते हैं, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम इन ये जो धमकियां हैं या इस पस मंज़र को देखें तो इस बात का अंदाज़ा होता है कि मगरबी एशिया में जारी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई सीज़ फायर के बावजूद, क्योंकि इसराइल ने इसे कबूल नहीं किया। अब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर मुनहसर है कि वो इसराइल
दिल को लगाम दें, वरना ये जो अमन के लिए पेशरफ्त है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगी। और ये बात भी अहमियत की हामिल है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो सीज़ फायर है इसको अपनी रज़ा से तस्लीम नहीं किया, क्योंकि जो मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि सीज़ फायर के लिए इनफैक्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर एक्सटर्नल प्रेशर यानी उनके अपने इत्तेहादियों का प्रेशर भी मौजूद था और इंटरनल प्रेशर भी मौजूद था। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास दो रास्ते थे और उनके लिए ये जो दोनों ऑप्शंस थी ये निहायत ही उनके लिए अनएक्सेप्टेबल थी। उनमें से एक ऑप्शन ये थी कि वो ईरान की तरफ से पेश की जाने वाली शराइत को मिनो अन तस्लीम कर लें, यानी अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लें, या उनके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि वो कुछ देर के बाद खुद अमेरिका के अंदर जो उनके खिलाफ नफरत की एक लहर डेवलप हो रही है वो उस लहर का निशाना बने। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया, यानी उन्होंने ईरान के साथ डील करने पर आमादगी का इजहार किया। और अब उसी ये जो 10 पॉइंट एजेंडा है ईरान की तरफ से जो सेट किया गया है उसके ऊपर जो मुज़ाकरात हैं वो होंगे, जिसका अहम नुक्ता ये भी है कि इस बातचीत के दौरान और हतमी मुआहदे तक अब नए हुर्मज़ ईरान की मुसल्लह अफवाज के कंट्रोल में रहेगी। अब इस जंग के बारे में जो बात समझने और याद रखने की है मेरे ख्याल में वो भी अहमियत की हामिल है, क्योंकि अब दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर हो गई है और इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में चाइना और रशिया दो ऐसी ताकतें हैं जिनको किसी भी मंजरनामे से अब अलग करके नहीं देखा जा सकता, चाहे वो वेस्ट एशिया है, चाहे वो ईस्ट एशिया है, चाहे वो सेंट्रल एशिया है, चाहे वो साउथ एशिया है। यहाँ पर इन दो ममालिक के इन्फ्लुएंस से इनकार मुमकिन नहीं है। और यही वो दो ताकतें हैं यानी चाइना और रशिया जिन्होंने इसराइल के उन तमाम इक़दामात पर इसराइल को शटअप कॉल दी थी, जिसमें इसराइल ने इस बात का या ये जो खबरें हैं वो सामने आई थी कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है या ईरान के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रशिया और चाइना दोनों ने जवाबी जो पैगाम है वो भिजवाया था कि अगर ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होता है, चाहे वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ही क्यों ना हो, तो फिर वही हथियार इसराइल के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अगर ईरान में एटम बम बरसेगा तो दूसरा एटम बम इसराइल के ऊपर बरसेगा। इस पैगाम ने इनफैक्ट ये जो सूरत हाल थी उसको काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि इसराइल के लिए ये जो जंग है ये उसके लिए अगर मैं ये कहूं कि वॉर ऑफ चॉइस है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, जबकि ईरान के लिए ये जो जंग है ये वॉर ऑफ सर्वाइवल है, यानी वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अगर ये बात कई दफ़ा सामने आ चुकी है कि अमूमी तौर पर जंग 3 लेवल्स के ऊपर लड़ी जाती है, स्ट्रेटेजिक लेवल, ऑपरेशनल लेवल और टेक्टिकल लेवल। ईरान के खिलाफ जो हमले किए गए हैं अमेरिका और इसराइल की तरफ से वो इन 3 मराहल में से दूसरे मरहले के हैं, यानी ऑपरेशनल लेवल पर दोनों मुल्कों की जो फ़ज़ाइया आती है बमबारी करती है और चली जाती है, जबकि ईरान की तरफ से ये जो जंग के तीनों मराहल हैं इसके ऊपर जंग को लड़ा जा रहा है, यानी ईरान इन तीनों महाजों के ऊपर जंग लड़ा है। ईरान ने स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर अबनाए हुर्मज़ और अबनाए बाबुल मुंदब की हसासियत का न सिर्फ बर वक्त एहसास किया बल्कि इन दोनों जो चोक पॉइंट्स हैं इनको चोक करने के बाद अमेरिका को इस बात का वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि आप एक गलत जंग में आ गए। आपको मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ अब नए हुर्मज़ की सिक्योरिटी के हवाले से हेनरी किसिंजर और सऊदी अरेबिया के दरमियान 1974 में तय पाने वाली अंडरस्टैंडिंग का जिक्र किया। तो मैंने आपको बताया था कि उस अंडरस्टैंडिंग के तहत अमेरिका ने ये जो आबी रास्ते हैं
آئل کی ٹریڈ کے لیے ان کو کھلا رکھنے کی ذمہ داری کو قبول کیا تھا، اور 24 جون 2024 کو جو سعودی عربیہ ہے اس نے خاموشی سے اس انڈرسٹینڈنگ کا خاتمہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر اس انڈرسٹینڈنگ کو نظر انداز کرنے والا ایشو، اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایران جس طریقے سے یہ جو تینوں لیول ہیں اس کے اوپر جنگ لڑ رہا ہے، اسٹریٹجک لیول کے اوپر اس نے آبنائے ہرمز اور باب المندب کو بطور ایک ہتھیار استعمال کیا، جبکہ آپریشنل لیول پر اس نے اس جنگ کا دائرہ پوری مشرق وسطی میں پھیلا دیا۔ یعنی جو جی سی سی کنٹریز تھیں ان کے یعنی ان ممالک کو بھی میدان جنگ قرار دے کر ان ممالک کے اوپر بھی جو امریکی مفادات یہاں پر موجود تھے، ان کی ایئر بیسز تھیں، ان کے یہاں پر جنگی اثاثے تھے، ان کو نشانہ بنایا، ان کے کاروباری مفادات کو نشانہ بنایا۔ تو انفیکٹ ایران نے آپریشنل لیول کے اوپر جنگ کے دائرے کار کو بہت زیادہ پھیلا دیا، جس نے خود امریکہ کو حیران کر کے رکھ دیا۔ جبکہ ٹیکٹیکل لیول کے اوپر ایران نے بھی اس بات کا واضح طور پر پیغام دیا کہ ایران 10 سال تک لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے 20 سال اس جنگ کی تیاری کی ہے، اور ایران کے پاس اتنا جنگی ساز و سامان ہے کہ وہ اگلے 10 سال تک امریکہ اور اسرائیل اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جنگی میدان ایران نے سجایا ہے اس کے اوپر کارروائیاں کر سکتا ہے۔ تو یہی وہ پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اب یہ مذاکرات ہونے ہیں، اور امریکہ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ نیتن یاہو نے اس کے سامنے جو چورن بیچا تھا کہ جناب آپ ایران پر حملہ کر دیں، آپ جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ کو ختم کر دیں، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، ایران کے اندر اسرائیلی سفارت خانہ کھل جائے گا، اسرائیل جو ہے وہ ایران کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو قبول کر لے گا، اور پھر ہم جناب آگے بڑھ جائیں گے۔ اور پھر جب یہ ڈاکٹرین اسرائیل کی ناکام ہوئی تو پھر خلیجی ممالک کو اس جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، خاص طور پر سعودی عربیہ کو، تاکہ پاکستان اس سارے معاملے میں انوالو ہو۔ اگر آپ حالیہ ڈیولپمنٹس کو مد نظر رکھیں تو کل ایرانی وزیر خارجہ جناب عباس عراقچی کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل کے ساتھ ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی ہے، جس کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں یا یہ جو شکایات تھیں ان کا ازالہ کیا گیا ہے، اور یہ ایک میجر بریک تھرو ہے خاص طور پر موجودہ پرسپیکٹو میں۔ اب ہم آتے ہیں موجودہ یہ جو دھمکیاں یا جنگ بندی کے حوالے سے جو ابہام پیدا ہوا ہے کہ جناب لیبنان اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ ایک ٹویٹ شہباز شریف صاحب کا جس کے اوپر پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی شور مچا ہوا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ڈرافٹ میسج آف پرائم منسٹر آف پاکستان فار ایکس۔ یہ جو تھا انفیکٹ اس پیغام کو تمام ممالک کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، اور ڈپلومیسی کے اندر اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، خاص طور پر اس طرح کے ہائی وولٹیج انکاؤنٹرز کے اندر۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس جنگ بندی میں توسیع کے لیے یا اس جنگ بندی کے لیے جو سوشل میڈیا کے لیے پیغام کو تیار کیا تھا وہ محض امریکہ نہیں بلکہ ایران کے ساتھ اور دیگر جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں جن میں سعودی عربیہ ہے، ترکیہ ہے، مصر ہے، ان کے ساتھ بھی اس پیغام کو شیئر کیا گیا تھا۔ امریکہ نے اس پیغام کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کو انڈورس کیا، جس کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ پیغام اپنے ایکس اکاؤنٹ سے جاری کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس پیغام کو پڑھیں تو وہاں پر لیبنان کا لفظ شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے جس وقت یہ سیز فائر کی تمام کوششیں چل رہی تھیں اس وقت لیبنان کو جنگ بندی کے اندر شامل کیا تھا۔ یہ نیتن یاہو تھا جس کی اکڑ، جس کی ضد اور جس کی انا ہرٹ ہوئی ہے کہ جناب یہ جو سیز فائر تھی یہ امریکہ اور پاکستان اور ایران انہوں نے آپس کے اندر ہی اس معاملے کو طے کر لیا ہے، مجھے کسی نے لفٹ نہیں کرائی، اور اسی بنیاد پر وہ لیبنان کے اوپر حملے کر رہا ہے کیونکہ اس جنگ بندی کے اندر اس کی مرضی اور منشا شامل نہیں ہے۔ لہٰذا وہ ایک سپوائلر تھا، وہ ایک سپوائلر ہے، وہ ایک سپوائلر رہے گا، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ساری انتہا پسندی کے باوجود
ईरान ने इन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आमद पर आमादगी का इजहार किया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर जनाब बाकर कालिबॉफ, जो कि ईरानी प्रेसिडेंट की सरबराही में पाकिस्तान आने वाले वक्त में शामिल हैं, उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उससे इस पैगाम को शेयर किया है कि जंग बंदी के लिए जो 10 नकात को तैयार किया गया था, महज 24 घंटे के दौरान ही इब्तदाई जो 3 पॉइंट्स थे जंग बंदी की 10 शराइत में से 3, उनकी खिलाफ वर्जी हो चुकी है और ईरान इस सारी सूरत हाल को गहरी नज़र से देख रहा है। तो उन्होंने इस बात का पैगाम दिया कि वी आर ऑन इट, हम इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और अगर डिप्लोमेसी नाकाम होती है तो फिर हमारा रद्द अमल सामने आएगा। अब ये सूरत हाल में एक जानिब कल इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ से खिताब किया गया और उसके बाद इसराइली वज़ीर आज़म की ज़ेरे सरबराही अब से कुछ देर कबल इसराइली सिक्योरिटी काबीना का इजलास भी हुआ है और इसराइली सिक्योरिटी काबीना की मीटिंग में यह हतमी फैसला कर लिया गया है कि ईरान पर बराह रास्त हमला, चाहे अमेरिका हमला करे या ना करे, इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा। नेतन्याहू का ये मौक़िफ़ है कि ईरान इसराइल से बदला लेने की तैयारी कर रहा है, इसलिए इसराइल पहले यानी प्रीएम्प्टिव वॉर पॉलिसी को अपनाएगा। नेतन्याहू ने हंगामी खिताब में वाज़ेह किया है कि इसराइली फ़ौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं और किसी भी वक्त बड़ी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ये उसकी तरफ से ये जो सिक्योरिटी काबीना है उसका इजलास के अंदर ये बात कही गई है और इसराइल ने अपनी फ़ज़ाइया और अपना ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको भी मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक रखा है। इसके साथ साथ जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से भी ट्रुथ सोशल पर एक पैगाम जारी किया गया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने अपने ये जो ट्रुथ सोशल पर पोस्ट है उसमें उन्होंने ईरान को खबरदार किया है कि अगर हतमी मुआहदे की पूरी तरह तामील ना हुई तो शूटिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। अमेरिकी सदर का कहना था कि जब तक एक हकीकी और हतमी मुआहदा नहीं हो जाता तब तक पहले से तबाहशुदा दुश्मन के खात्मे के लिए तमाम अमेरिकी फ़ौज, बहरिया और फ़ज़ाइया फ़ौजी अमले, इजाफी गोला बारूद, हथियार और इसके लिए दरकार हर चीज़ के साथ ईरान के आसपास मौजूद रहेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि अगर किसी भी वजह से मुआहदा नहीं होता, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, तो फिर ऐसी सूरत में हमला दोबारा होगा जो पहले से कहीं बड़े पैमाने पर होगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दावा किया इस बात पर बहुत पहले इत्तफाक हो चुका कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं होगी और आबनाए हुर्मज़ महफूज आमदो रफ्त के लिए खोला जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसराइल अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी मुसलसल दबाव में रख रहा है। इस बैकग्राउंड के अंदर हमें कम से कम उम्मीद तो ये रहनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रहनी चाहिए कि जनाब आइस मेल्ट हो जाए, किसी ब्रेक थ्रू के ऊपर मामलात पहुंच जाएं। लेकिन जो डेवलपमेंट से सामने आ रही हैं उसकी रोशनी में इन मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात सिर्फ उस सूरत में 100% करार दिए जा सकते हैं जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की प्रॉक्सी के तौर पर काम ना करें, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के तौर पर इसराइल को शटअप कॉल दें और इसराइली वज़ीर आज़म को कहें कि चुप करके बैठ जा, जब तक ये मुज़ाकरात कामयाब या नाकाम नहीं होते उस वक्त तक तुम्हारी तरफ से कोई चूंचा नहीं होनी चाहिए, कोई हिलजुल नहीं होनी चाहिए। महज ये एक ऑप्शन है जिसके ऊपर मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर मुझे कुछ ज़्यादा पेशरफ्त के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। अपनी अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।